मेमोरी, ठीक है। इसकी पूरी डेफिनेशन भी लिख दी है मैंने एस रैम की। जैसे एस रैम क्या होता है, स्टैटिक रैम कम रिफ्रेश होती है। जो स्टैटिक रैम होती है ना वो कम रिफ्रेश होती है, मतलब उसको कम रिफ्रेश कराया जाता है स्टैटिक रैम को। यह डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रख सकती है, ये डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रख सकती है। जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, ये डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रख सकती है, लेकिन ये डेटा को तब तक स्टोर रखती है जब तक सिस्टम को करंट मिलता रहता है। मैंने आपको बताया रैम जो होती है ना, रैम उसको जब तक उसको लाइट मिलती रहेगी वो करता रहेगा काम। जैसे ही लाइट गई वैसे ही डेटा गया, मैंने बताया था ना आपको, बस वही है यहाँ पे। जब तक डेटा कहा था, लेकिन ये डेटा को तब तक स्टोर रखती है जब तक सिस्टम को करंट मिलता रहता है। जब तक सिस्टम को करंट मिलेगा तब तक डेटा स्टोर रहेगा हमारा। जैसे ही लाइट गई पूरा डेटा भी चला जाएगा। यह बहुत तीव्र गति से डेटा को एक्सेस करती है। जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये बहुत तीव्र गति से डेटा को एक्सेस करती है। और जो ये है ना स्टैटिक एस रैम है ना, ये जो कैश मेमोरी मैंने बताया था ना, कैश मेमोरी को क्रिएट कराने में भी एस रैम हमारी हेल्प करती है, ठीक है। जो एस रैम है वो कैश मेमोरी, जो ये मैंने बताया था आपको, कैश मेमोरी को क्रिएट कराने में एस रैम हमारी हेल्प करती है। एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमको कैश मेमोरी को बनाने में हेल्प करती है। कैश मेमोरी मैंने आपको बताया था बहुत कम एमबी की होती है, सिर्फ 4 MB की होती है हमारी कैश मेमोरी, और ये बहुत कॉस्टली होती है। जो कैश मेमोरी होती है वो बहुत कॉस्टली होती है, वो बहुत कम एमबी की होती है, सिर्फ 4 MB की होती है। एस रैम मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। फर्स्ट कंप्लीट हो गया था टाइप्स ऑफ रैम का, फर्स्ट था एस रैम एंड सेकेंड है हमारा डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डी रैम का क्या फुल फॉर्म होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी डेफिनेशन ये है, इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, और जो स्टैटिक जो हमारी वो थी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें कम रिफ्रेश करना होता है, बार बार रिफ्रेश करना नहीं होता है। और जो डायनेमिक होता है उसमें बार बार रिफ्रेश करना होता है। स्टैटिक का मीन क्या होता है, नहीं बदलने वाला। स्टैटिक मतलब नहीं बदलने वाला, नहीं बदलने वाला। और जो डायनामिक होता है उसका हिंदी मीनिंग सबको पता, जो बदलता रहता है। डायनामिक का क्या मीनिंग होता है, जो बदलता रहता है, बदलता रहता है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताया ना रिफ्रेश कराने वाला ऑप्शन। जैसे जो एस रैम था उसमें रिफ्रेश नहीं कराना होता था क्योंकि ये नहीं बदलने वाला, और डायनामिक बदलता रहता है, इसमें बार बार रिफ्रेश कराना होता है। जो डी रैम होता है उसमें बार बार रिफ्रेश कराना होता है। डी रैम की मेमोरी में सेल में ट्रांजिस्टर तथा कैपेसिटर होते हैं। जो डी रैम जो ये है ना डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके जो सेल में ट्रांजिस्टर तथा कैपेसिटर होते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर मैंने आपको बताया जो छोटी छोटी चिप होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह कराने के लिए यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर, वही है जो मेमोरी सेल में ट्रांजिस्टर तथा कैपेसिटर होते हैं। इसका प्रयोग वीडियो गेम नेटवर्किंग हार्डवेयर तथा सिस्टम मेमोरी में किया जाता है। जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, इसका यूज किया जाता है कहाँ, वीडियो गेम में, नेटवर्किंग हार्डवेयर में एंड सिस्टम मेमोरी में। क्योंकि जो आपने देखा होगा पहले जो फोन आते थे उसमें अगर हम बात भी कर रहे हैं तो वो बहुत हीट करने लगते थे, गर्म हो जाते थे। हम गेम खेल रहे हैं तो फोन हीट करने लगता है। जब डी रैम आया ना तभी ये सब पॉसिबल हुआ, जो हमारा फोन हीट नहीं करता। इसमें कुछ ज्यादा मेमोरी हुई, एस रैम से ज्यादा मेमोरी थी डी रैम में, इससे फोन हमारा हीट नहीं करता है। तो जो वीडियो गेम खेलते हैं तब हीट नहीं करता, मेरा फोन बार बार रिफ्रेश करा देता है, मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करा देता है। यही एक रीजन ये भी है, बार बार रिफ्रेश कराता है, इस वजह से हमारा फोन हीट नहीं होता। और एस रैम में क्या बार बार रिफ्रेश कराना नहीं होता है। इसका प्रयोग वीडियो गेम, नेटवर्किंग हार्डवेयर और सिस्टम मेमोरी में किया जाता है। जो डी रैम है उसका यूज मैंने बताया वीडियो गेम, नेटवर्किंग हार्डवेयर या सिस्टम मेमोरी में किया जाता है इसका यूज, ठीक है। तो डी रैम भी कंप्लीट हो गया हमारा और एस रैम भी कंप्लीट हो गया। एस रैम का फुल फॉर्म क्या था, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड डी रैम का क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं।
इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश कराया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज वीडियो गेम, नेटवर्किंग हार्डवेयर तथा सिस्टम मेमोरी में किया जाता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक एक पॉइंट करके भी नोट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया, आप एक एक पॉइंट करके नोट कर लिए तो आपको इजिली लर्न हो जाएगा। ठीक है, रैम हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके पार्ट्स भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम रोम पे। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। मैंने जो ओरल बताया था अपने लास्ट वीडियो में, ओरल थोड़ा थोड़ा बता दिया था आपको, जिससे आपको ये पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसकी डेफिनेशन है, यह ऐसी मेमोरी होती है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है। जो रीड ओनली मेमोरी है ये सिर्फ मतलब ये ऐसी मेमोरी होती है जिसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इसको मैंने बताया रैम। रोम वो होता है जो जिसको हम स्टोर कर लेते हैं। जैसे कोई मैंने वीडियो वाला एक एग्जांपल दिया था। वीडियो, अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे फोन में हम अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे अध्ययन गुरु पे अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं, तो जो वो चल रही है, वो वीडियो जो चल रही है तो वो रैम पे चल रही है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है देखने में, तो हमने उसको क्या किया, डाउनलोड कर लिया। फिर डाउनलोड होने के बाद जो वो स्टोर हुई, डाउनलोड होने के बाद वो होगी हमारे रोम में, और फिर जब हम उसको दोबारा चलाएंगे तब रोम से कोई लेना देना नहीं रहेगा, फिर वो आ जाएगी रैम में। ठीक है, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो यह ऐसी मेमोरी है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, डिलीट नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, इमेज, अनेक प्रकार के एप्लीकेशन आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब कुछ भी स्टोर करना, ऑडियो स्टोर करना हो या वीडियो को स्टोर करना हो, ये एक मतलब जो रोम है ना, उसमें हम चीजें स्टोर कर सकते हैं। जब हम उसको रन कराएंगे उस प्रोग्राम को, तो वो किस में आ जाएगा, रैम में। फिर रोम से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये प्रयोग कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, इमेज, अनेक प्रकार के एप्लीकेशन आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या मतलब, मैंने नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल का मीन बताया था आपको लास्ट वीडियो में अपने। वोलेटाइल का मीन वो होता है लाइट गई डेटा गया, और नॉन वोलेटाइल लाइट आए या जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा डेटा परमानेंट स्टोर है। और जो रोम है वो परमानेंट मेमोरी है, ये भी मैंने आपको बताया था। और जो रैम है वो टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मतलब अस्थाई और परमानेंट मतलब स्थायी। ठीक है, तो के लिए किया जाता है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल इसका मतलब ये लाइट आए या जाए, करेंट हो रहा हो प्रभावित मतलब प्रभावित या नहीं हो रहा हो, इससे कोई इसका लेना देना नहीं होता है, इसमें डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, जो इसका रोम को पूरा डिफाइन कर दिया था मैंने। अब यह आता है टाइप्स ऑफ रोम पे। इसके कितने टाइप्स हैं रोम के, तो इसका जो फर्स्ट है वो है पीरोम। पीरोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, पीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी जो डेफिनेशन है वो है, इस मेमोरी में सिर्फ एक बार डेटा को लिखा जा सकता है। जो ये है ना पीरोम, इसमें डेटा को सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, इसलिए इसे ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप। ठीक है, ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहा जाता है। पीरोम को वर्ष 1956 में वैन टीजिंग चाओ द्वारा, पीरोम को वर्ष 1956 वैन टीजिंग चाओ द्वारा विकसित किया गया था। पीरोम में डेटा को लिखने के लिए एक डेटा की आवश्यकता होती है, और वो डेटा होता है पीरोम वर्नर। ठीक है, पीरोम वर्नर। जो पीरोम है हमारा, उसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इस मेमोरी में सिर्फ एक बार डेटा को लिखा जा सकता है, इसलिए इसे ओटीपी का फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, ओटीपी है वो कौन सी, मतलब कौन सी मेमोरी ऐसी है जो ओटीपी देती है, तो आपको याद रखना है पीरोम है। कौन सी है, पीरोम। वन टाइम, अगर ये आए वन टाइम राइटेबल मेमोरी कौन सी है, वन टाइम राइटेबल मेमोरी तो कौन सी है, पीरोम। याद रखना है आपको ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन टाइम राइटेबल मेमोरी पीरोम। ठीक है, और इसको कब वो किया गया, मतलब कब इसका वो हुआ था निर्माण, 1956 में वैन टीजिंग चाओ द्वारा। ठीक है, कब हुआ था, 1956 में, और इसको किसने बनाया था, वो थे वैन टीजिंग चाओ द्वारा विकसित किया गया। पीरोम में डेटा को लिखने के लिए एक डेटा की आवश्यकता होती है, लिखने के लिए एक डेटा की आवश्यकता है, वो डेटा क्या कहलाता है हमारा, पीरोम वर्नर। ठीक है, पीरोम वर्नर।
ये वो डेटा होता है जिसके लिखने की जरूरत होती है पी रोम में। पी रोम हमारा कंप्लीट हो गया। पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। इसका सेकेंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ रोम का। जो सेकेंड है वो है ई रोम। ई रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो फर्स्ट था हमारा वो कौन सा था? पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म क्या था? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल वो परमानेंट था, हमारा ओटीपी आता था उसमें वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप। और ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है? ईपी रोम में हम 2 बार प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फुल फॉर्म ही में देख लो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल आ गया ना, इसमें इरेज हो सकता है डेटा एक बार, फिर 2 बार, दूसरी बार हम कर सकते हैं। ईपी रोम में हम 2 बार प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, 2 बार प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईपी रोम में डेटा को मिटाने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का प्रयोग किया जाता है। ईपी रोम में डेटा को, मतलब हमने बताया ना, पी रोम में तो परमानेंट होता है, उसमें इरेज नहीं कर सकते हम डेटा को, और ईपी रोम में हम डेटा को इरेज कर सकते हैं एक बार। और जब हम इरेज करेंगे तो किसका यूज करेंगे? इरेज करने के लिए यूज करते हैं हम अल्ट्रावायलेट लाइट, मतलब अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनका यूज करते हैं हम इसको इरेज करने के लिए। यह चिप बहुत सस्ती होती है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है। जो ईपी रोम होती है वो बहुत सस्ती चिप है, ठीक है, बहुत सस्ती होती है। इसमें बिजली की खपत अधिक होती है। अब इसमें बिजली की खपत तो अधिक होगी क्योंकि इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करते हैं हम, इसमें बिजली की खपत अधिक होती है तथा प्रोग्रामिंग बहुत ही धीमी होती है। अब 2 बार प्रोग्रामिंग करेंगे तो स्पीड तो स्लो हो ही जाएगी, ठीक है। इसमें जो प्रोग्रामिंग की स्पीड होती है वो स्लो होती है। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था डव फ्रोमैन ने 1971 में, ठीक है। किसने किया था? डव फ्रोमैन। ये क्वेश्चन बन सकता है, किसने किया था ईपी रोम का आविष्कार? तो किया था डव फ्रोमैन ने। और कब किया था? 1971 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था ईपी रोम चिप का, ठीक है। इसके डेटा को टेस्टिंग, जो इसका डेटा ईपी रोम का, वो कहाँ यूज किया जाता है? तो इसके डेटा को टेस्टिंग या डिबगिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग तो सब लोग जानते होंगे, मतलब डेटा को टेस्ट कराना। अब आते हैं हम डीबगिंग पे। डीबगिंग क्या होता है? डीबगिंग का मीनिंग होता है, जैसे जो कंप्यूटर में कोई कमी आ जाती है तो उस कंप्यूटर मिस्टेक तो नहीं बोलते ना, हम उसको बोलते हैं बग मतलब कमी, ठीक है। जो बग होता है उस कंप्यूटर में आ जाता है तो हम उसको कैसे, जो डिबगिंग कराते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? ईपी रोम का। अब आती है बात डिबगिंग होती क्या है, तो मैंने आपको बताया बग होता है जो कंप्यूटर में बग आ जाता है, मतलब कोई कमी आ जाती है कंप्यूटर में, तो हम उसको जो करवाते हैं उसका नाम होता है डिबगिंग। उसको इरेज, मतलब उसको बग का हटाने के दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारा ऑनलाइन मेथड, एक होता है हमारा ऑफलाइन मेथड। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के थ्रू, और ऑफलाइन मतलब सीडी या डीवीडी के थ्रू हम उस बग को हटाते हैं। तो जो ऑफलाइन वाला मेथड होता है ना, ऑफलाइन जो मेथड होता है, जो हम डीवीडी के थ्रू, सीडी या डीवीडी के थ्रू हटाते हैं, उसको बोलते हैं हम डीबगिंग। जो ऑफलाइन होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन मेथड जो होता है, ऑफलाइन मेथड वो होता है डीबगिंग, ठीक है। और जो ऑनलाइन मेथड होता है उसको क्या बोलेंगे वो भी आप लिख लीजिए यहाँ पे। वो वैसे बात तो नहीं आई उस चीज की, लेकिन आप नोट कर लीजिए। ऑनलाइन मेथड जो होता है उसको बोलते हैं हम पैच या फिर पैचिंग, PATCHING, ठीक है। बग का जो ऑनलाइन हटाने का मेथड होता है वो होता है पैचिंग, और जो ऑफलाइन होता है वो होता है डिबगिंग। ऑफलाइन मतलब सीडी या डीवीडी के थ्रू उस बग को हटाना, और ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू अगर हम हटाएंगे तो वो उसको हम बोलेंगे पैच या फिर पैचिंग, और ऑफलाइन डिबगिंग। और इसका जो ईपी रोम का आविष्कार किया था डव फ्रोमैन ने, और कब किया था? 1971 में। इसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। पूरा कंप्लीट करते चलिए, ईपी रोम पूरा कंप्लीट हो गया आपका। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है डबल ईपी रोम। जो रोम का थर्ड पार्ट है वो है डबल ईपी रोम। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है।
ये उसमें क्या था, ईपी रोम में इरेजेबल प्रोग्रामिंग, सिर्फ इरेज कर सकते थे, और इसमें इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, इसको डिफाइन क्या किया गया, यह है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। मैंने आपको बताया जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी ही है, इसके जितने पार्ट्स हैं वो भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसमें डेटा स्टोर रहता है, लाइट आए या जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रोम को। यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। डबल ईपी रोम में डेटा को अनगिनत बार फिर से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। जो ई रोम था उसमें सिर्फ 2 बार डेटा को रन, मतलब 2 बार प्रोग्राम बना सकते थे उसमें, और जो डेटा को 2 बार प्रोग्रामिंग कर सकते थे। और जो ये है डबल ईपी रोम, इसमें अनगिनत बार, इसमें कोई गिनती नहीं है, कितने भी बार आप डेटा को रीप्रोग्रामिंग करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें डेटा को इलेक्ट्रिकल विधि से मिटाया जा सकता है। उसमें क्या था, वायलेट रेज द्वारा मिटाते थे, और इसमें इलेक्ट्रिकल विधि से मिटा सकते हैं डेटा को। यह डेटा को लगभग 10 वर्ष तक स्टोर रखता है। जो डबल ईपी रोम है वो डेटा को 10 वर्ष तक स्टोर रख सकता है। ठीक है, 10 वर्ष तक स्टोर रख सकता है। इसे जॉर्ज पल गोस ने, जो डबल ईपी रोम है उसको किसने आविष्कार किया था, जॉर्ज पल गोस ने इसका आविष्कार किया था। और कब किया था, 1978 में। ठीक है, किसने किया था इसका आविष्कार, जॉर्ज पल गोस ने, और किया था 1978 में। और इसको अनगिनत बार डेटा को रीप्रोग्रामिंग करा सकते हैं डबल ईपी रोम में। हमारे तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। रोम के फर्स्ट पार्ट था पी रोम, सेकेंड पार्ट था ईपी रोम एंड थर्ड ईपी रोम। और इसके 2 पार्ट्स, जो डबल ईपी रोम है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सीरियल ईपी रोम, सीरियल डबल ईपी रोम, और पैरेलल डबल ईपी रोम। ठीक है, और ये जो डबल ईपी रोम है ये पी रोम से महंगा भी होता है। जो ये चिप है ना डबल ईपी रोम, ये पी रोम से महंगी होती है, कॉस्टली चिप है ये। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सीरियल डबल ईपी रोम और सेकेंड पैरेलल डबल ईपी रोम। और इसको किसने किया था, वो जॉर्ज पल गोस ने किया था। कब किया था, 1978 में किया था। हमारा रैम भी कंप्लीट हो गया और रोम भी कंप्लीट हो गया। हमारी जो प्राइमरी मेमोरी थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने ओरल में भी अपना लास्ट वीडियो ओरल में बनाया था, और ये वीडियो पूरा रिटन करके, पूरा डिफाइन करके, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूरा बताऊंगी, उसके पूरे पार्ट्स डिफाइन करूंगी। जो प्राइमरी मेमोरी है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्राइमरी मेमोरी का नेक्स्ट नेम मैंने बताया था, दूसरा नाम है जो प्राइमरी मेमोरी का वो है मैन मेमोरी। पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा समझ में आया, जो मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको और भी कुछ डिफाइन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी डिफाइन करके बताऊंगी। थैंक यू सो मच।